तो यार आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2023 वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे। और मुझे इस एनिमे के बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं, जिन्होंने बाकी देखी उन्हें पता होगा। इसका एक एक एक्शन आपको गूज बम्स देगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत हमें खुदाई सरजमीन दिखाई जाती है। वहीं पे गोल बुनिल्डा से कैरी होती है। गॉड्स ने अपनी पहली 2 बाउट्स जीती थी, हालांकि तीसरी बाउट की जीत इंसानियत की हुई थी, ना कि गॉड्स की। तो बुलिंडा भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगती, हाँ मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। इसका मतलब गॉड्स लगातार एक ही वक्त में 2-2 मैचेस नहीं हार सकते। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो 4th बाउट में अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगाएंगे। तो इसके आगे से गोल अब सोच में पड़ के कहने लगती, तो उनका अगला फाइटर कौन होगा। फिर तभी उन्हें एक आवाज उनके आगे से सुनाई देती, वो फाइटर कोई और नहीं बल्कि मैं होऊंगा। और ये उस अनजान शख्स के कहने की देर थी कि उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के ओरा बाहर निकलने लगता। देखते सारी गोल काफी ज्यादा सीरियस है, उस पर टूट पड़ती। पर बाद में हमें पता चलता ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इनके ताल्लुकात आपस में काफी अच्छे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस है। फिर बुनिल्डा भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती, आपको दोबारा देख के काफी अच्छा लगा सर हरकुलिस। हरकुलिस और ये दोनों भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। हरकुलिस अब कहने लगता, एज यूजुअल पहले से काफी ज्यादा जज्बाती हो चुकी हो। सारी बातों को एक तरफ रखते हुए बुनिल्डा कहने लगती, जब क्या हमें अब तुम्हारे खिलाफ लड़ना है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कहते कहते बुनिल्डा अपने घुटने उसके आगे ठेक के उससे गुड लक कहती। पुलिस अब जाते जाते उससे भी गुड लक कह के जाने लगता। आगे चलते चलते बाहर उसकी मुलाकात होती है लॉकी से। लॉकी उससे कहने लगता, नॉर्स गॉड के होने के बावजूद तुम ग्रीक गॉड से बिलोंग करते हो। तो यार यहाँ पे 2 तरह के गॉड्स होते हैं, नॉर्स और ग्रीक गॉड्स। नॉर्स गॉड भी पावरफुल होते हैं, लेकिन ग्रीक गॉड्स की तो बात ही मत करो। ग्रीक गॉड्स एक तरह से इनविंसिबल होते हैं और हमारा हरकुलिस भी ग्रीक गॉड से है। लॉकी की बातों से हमें पता चलता है कि हरकुलिस भी डेमी गॉड है, मतलब कि हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन। इसी तरह लॉकी अब मजीद कहने लगता, जो कि तुम्हें दोनों के बीच में से एक अजीब सी सिचुएशन में डालता है। तो यहाँ पे मतलब कि तुम कौन सी साइड पे हो। लॉकी उसके आने वाले बैटल के सिलसिले में यहाँ पे आया होता। अब हरकुलिस भी यहाँ पे कहने लगता, वाकई में ह्यूमन काबिल अपोनेंट्स है। एक चैंपियन होने के नाते और एक वॉरियर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नाम के मुताबिक अपनी बराबरी के टक्कर वालों से लड़ूं। इसके साथ ही साथ लॉकी, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं इंसानों के खात्मा के खिलाफ हूँ। पर अब जबकि मैंने रैग्नारॉक में अपने कदम रख ही लिया है, यूं ही मायूसी से लौट के वापस आना ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। और जब जीत मेरे हाथों में होगी लॉकी, और इन्हीं बरकती हाथों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसानों के खात्मे को अमल में ना लाया जाए। इंसानों को यूं खत्म कर देना गलत है। अब लॉकी भी काफी कंफ्यूजली कहने लगता, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि तुम कौन सी साइड पे हो। कितना बचकाना है। अब हरकुलिस भी जाते जाते कहने लगता, मैं सिर्फ और सिर्फ हक के साथ खड़ा हूँ। उसी में हमें एक बार फिर से बुनिल्डा और गोल के बारे में दिखाया जाता, जहाँ पे बोल अब थोड़ी सी तंग सी होती कि अब वो कौन सी साइड को चेयर करे। बाय द वे आखिर हरकुलिस के खिलाफ कौन लड़ेगा। बुनिल्डा अपनी डेविल मुस्कुराहट को कंट्रोल में लेते हुए कहने लगती, जो इंसान उस हरकुलिस से लड़ेगा वो इंसान सारे इंसानों में से बढ़ के कमीना है। वो मुझे इंसानियत से ही नफरत दिलवाता है। वो एक कमजोर कमीना नीच इंसान है। और आखिर उसकी तारीफ में इतना इजाफा हो रही होता, ये सुन के गोल भी परेशान हो जाती। गोल भी हिचकिचाते हुए कहने लगती, सिस्टर प्लीज बता दो, मत बताओ कि वो इंसान लड़ा है। इसी तरह कहानी जाती है रैग्नारॉक के बैटल एरिना पे। वहीं पे गोल अब अपने टेढ़े मुंह से कहने लगती, जैसे कि मैंने सोचा था, जैक द रिपर हैंडलर मतलब कि एके अनाउंसर अब चिल्लाते हुए कहने लगता, सारे गॉड्स का भी गॉड्स, चलती फिरती मिसाल, एक चैंपियन, उससे बढ़ के वॉरियर, जो कि कोई और नहीं बल्कि सर हरकुलिस। वाकई में ये एक असली बैटल है, गुड वर्सेस इवल, जैक द रिपर। हालांकि जैक द रिपर का नाम सुन के हरकुलिस काफी गुस्से से अपने दिली दिल में कहने लगता, सारे लोगों में से यही क्यों लोगों, एडम और वो सॉर्डमैन, जिस तरह से तो वो लोग लड़ते थे, उन्होंने खुदाओं को भी हैरान कर डाला था। इंसानियत को रिप्रेजेंट करते करते एक काबिल अपोनेंट्स थे, और मुझे इस जैसे कमीने से क्यों लड़ना पड़ा है। एक सीरियल किलर से मुझे लड़ना पड़ रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग। सारे लोगों में ये क्यों, ये बकवास है बुनिल्डा। कहते कहते वो एक दमदार किस्म की चीख मारता। सारे इंसान भी उससे देख के थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। भाई अब एक सीरियल किलर से हमें अपनी उम्मीदें लगानी पड़ेगी। वाह भाई ये तो इतिहास हो गया। रोड में बैठे हम एक और अनजान शख्स को भी देखते हैं।
इसकी बातें काफी लोग सारे लोग गौर से सुन रहे होते। वो अब कह रहा होता ह्यूमन के इतिहास में सबसे बुरा और नीचे दर्जे का सबसे खतरनाक मर्डरर। टाइटल सारा का सारा जाता है जैक द रिपर के नाम। चाहे वो डिटेक्टिव हो या पुलिस ऑफिसर, कोई भी उसका एक सराख तक आज तक नहीं खोज पाया। यहाँ तक हमारे शार्लक होम्स भी इस केस को सॉल्व ना कर पाया था। आप जरा देखो तो सही, वो हमारी नजरों के सामने खड़ा है। फिर हमें बताया जाता वो शख्स मिस्ट्री नॉवल राइटर होता। अब जैक द रिपर की रिक्वेस्ट के मुताबिक ही गॉर्ड्स ने उसे 1980s का लंदन दिया होता, एरिना के बजाय। हरकुलिस और जैक द रिपर दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हरकुलिस बैटल स्टार्ट होने से पहले उससे वार्न भी करता है, ब्रदर डिस्गस्टिंग एज यू आर, फिर भी यार अपना सर झुका लो। मैं तुम्हारे लिए जियस से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। जैसे कहा मेरे हाथों मरना एक खुद गुनाहगार ही है। जैक द रिपर जरूर उसके आगे सर तो झुकाता है और वो सर झुका के कहने लगता, सर हरकुलिस मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी रिक्वेस्ट को अमल में लाके मुझसे लंदन में लड़ने की ख्वाहिश रखी। आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मेरे साथ नेकी की। बदकिस्मती से इस सब के बावजूद भी मैं आपकी रिक्वेस्ट को अमल में नहीं ला सकता। जैक द रिपर अपनी एक बहुत बड़ी वेपन को निकालता जो कि एक सीजर होती, जिसके 2 टुकड़े करके उसने प्लेट्स की तरह होल्ड किए होते। फिर जैक द रिपर कहने लगता, ये है मेरी वल्कैरी। सारे गॉड्स की उम्मीदें हरकुलिस से होती कि वो हमारा बदला लेगा। अभी हमें दिखाया जाता जैक द रिपर अपनी वेपन को काफी सफाई से इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे हरकुलिस के पास भी कोई और चारा नहीं, तो वो कहता ठीक है फिर मैं अपनी पूरी पावर और पूरी लगन से तुम्हें हराऊंगा। अब दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो ही गया होता। उल्टा हमें दिखाया जाता जैक द रिपर वहां से फरार होके एक गली में चला जाता। देख के हरकुलिस को काफी ज्यादा गुस्सा था और वो फौरन से उसके पीछे दौड़ने लगता। हरकुलिस भी एक गली से गुजरते हुए जैसे ही बाहर निकलता, वो अपने सामने एक कैफेटेरिया नोटिस करता। उधर इतने इंटेंस बैटल में भी जैक द रिपर आराम से बैठ के टी एंजॉय कर रहा था और वो कह रहा था काफी चाहता हूँ पर ये मेरे चाय का वक्त है। मेरे मैनर्स कहाँ है? सर हरकुलिस क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? कुछ देख के हरकुलिस जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने लगता कि अचानक से वो एकदम से अपने आंख के करीबी में एक काटने वाली थ्रेड नोटिस करता। हरकुलिस केयरफुली उसे जैसे ही हटा देता, तुरंत से काफी ज्यादा नीडल्स और ब्लेड हरकुलिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हरकुलिस एक ग्रीक गॉड्स है, ये ब्लेड्स वगैरह उस पे काम ही नहीं करते। वो सारे के सारे ब्लेड्स उसके जिस्म से टकरा के ही टेढ़े हो जाते। हरकुलिस भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता, ओए कमीने, क्या तुझे बुनिल्डा ने बताया नहीं कि ऐसी फजूल चीजें मुझ पे काम नहीं करती? हाँ, जैक द रिपर आगे से कहने लगता, वैसे अगर तुम गौर करो तो ये मेरी आदत सी है। हरकुलिस मैं तब तक किसी पे यकीन नहीं करता जब तक मैं वो काम खुद ना कर लूं। हरकुलिस उसके करीब जाके फौरन से उसके सर को फोड़ने को जा रहा होता। इससे पहले ही जैक द रिपर गन निकाल के जैसे ही हरकुलिस की तरफ शूट करता, हरकुलिस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता। उसी लम्हे में उस गन में से स्ट्रिंग निकलती, इसे पास ही बिल्डिंग में धंसा के जैक द रिपर बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता। उसके बिल्डिंग तक ऊपर जा पहुंचने से पहले ही हरकुलिस बड़ी तेज से उसकी तरफ बढ़ता और अपने वार के कारण उसकी सीजर वेपन को टुकड़ों में कर देता। ऐसा करते हुए जैक द रिपर भी ऊपर से नीचे गिरता। ये सब देख के सारे इंसान कहने लगते हैं मुझे पता था ये कमीना हमें ले डूबेगा। जैक द रिपर के सामने हरकुलिस खड़ा उससे कहने लगता, अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। इसी लम्हे में जैक द रिपर उसके और अपने बीच में फासले को बढ़ाता और फिर दोबारा से चुई उसके खिलाफ थ्रोइंग नाइफ का इस्तेमाल करने ही लगता। हरकुलिस उससे कहने लगता, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये खिलौने तुम्हारे मुझ पे नहीं काम करते। सबके बावजूद भी जैक द रिपर फौरन से उसकी तरफ वो नाइफ को थ्रो करता। हरकुलिस जैसे उन्हीं के बीच में से होता हुआ गुजरने की कोशिश करने लगता कि अचानक से वो सारी की सारी नाइफ हरकुलिस के जिस्म के अंदर घुस जाती। देख के हैंडलर भी कहने लगता, भाई ये तो नामुमकिन है। सारे के सारे गॉड्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाती। जैक द रिपर कहने लगता, ओह बाय द वे मैंने अपनी वल्कैरी के बारे में झूठ बोला था। ये असली वेपन ना ये सीजर है, ना ये स्ट्रिंग है और ना ये नाइफ्स है। मेरी असली वल्कैरी मेरा ये सैचल बैग, क्योंकि इस तरह की काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स क्रिएट करता रहता है। अब वो जिस तरीके से हरकुलिस को हैंडल कर रहा था, ये देख के गॉड्स और इंसान दोनों चौंक जाते हैं। सरूचा वो कमीना ही सही है, लेकिन उससे पता है अपने काम के बारे में। इन सब में अब कॉल भी थोड़ी परेशानी से कहने लगती, और फिर भी है तो वो कमीना ही, तुमने इससे ही क्यों चुना? बुनिल्डा उतनी ही कामली से उसका जवाब देने लगती। कॉल क्या तुम्हें पता है इंसान एक चीज में ही तो गॉड से ज्यादा बेहतर है, और वो है कमीनापन, बदनीयती, ईवल। उसका वो चेहरा देख के घोल तो उल्टा डर ही जाती, जो हरकुलिस की तरह हक का साथ देता है। के लिए डील करने के लिए उतना ही कमीना ज्यादा बेहतर होगा। अब हैंडलर ये ना चाहते हुए भी कहने लगता, बदकिस्मती से वो पहला शख्स जिसने हरकुलिस का खून निकाला वो कोई और नहीं बल्कि इंसानियत का एक कमीना
इसी तरह हरकुलिस अपने जिस्म में से सारी नाइफ को निकाल के अपने हाथों से ही कुचल डालता, जिन सब के बाद जैक द रिपर दोबारा से काफी ज्यादा तादाद में उसकी तरफ नाइफ थ्रो करता चला जाता। अब हरकुलिस जैसे तैसे अपनी वेपन के कारण उन नाइफ्स को ब्लॉक कर रहा होता, के साथ ही साथ वो डैमेज भी लेता चला जा रहा होता। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहने लगते हैं जरूर हरकुलिस तो इस वक्त डर रहा होगा। तो सुन के एनस अपनी सीट पे बैठा कहने लगता, तुमने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, अरे जाहिल ह्यूमंस थोड़ा करीबी से तो देखो। तो यार हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हरकुलिस जरूर मोस्टली नाइफ को तो ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जो डैमेज उससे लगती चली जा रही है डैमेजेस की जर्रा भी परवाह किए बगैर धीरे धीरे ही सही है, लेकिन उसके और अपने बीच में फासले को कम करने लगता। जब वो यहाँ तक उसके जहाज सामने खड़ा होता, वो अपनी वेपन के घुमाते ही उसके सारे ब्लेड्स को टुकड़ों में कर डालता। अब पारी होती हरकुलिस के वार करने की। इसी में हरकुलिस जैसे ही उस पे वार करने को ही जा रहा होता, वक्त रहते ही जैक द रिपर अपने स्केचल से एक अम्ब्रेला क्रिएट करता। स्पिन करते करते जैक द रिपर हरकुलिस के वार की दिशा को पलट डालता। हरकुलिस भी कहने लगता, तुमने मेरे वार का सामने से ही सामना किया, नॉट बैड। देखने से तो लगता है तुम एक डरपोक नहीं हो। जैक द रिपर कहने लगता, सर आप तो सिर्फ मुझे अभी अभी जानना शुरू है, ये तो मेरे एक नमूनाज है, मेरा असली काम तो अभी बाकी है सर। तो आप मुझ जैसे शैतान का कैसे सामना करेंगे? अब हरकुलिस उसकी इसी बात से सहमत होकर कहने लगता, तुम जैसे शैतानों को ठिकाने लगाने का रास्ता मुझे पता है। ये कहते कहते हरकुलिस अपनी वेपन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता। उसके जिस्म के टैटू धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म पे फैलने लगते। ये देख के एनस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एनस इस मूव से अच्छे से वाकिफ होता और अब हरकुलिस अपनी वेपन का नाम लेते हुए कहने लगता, नैमनलोइन झंझोड़ डालो मुझे। और अब हम उसके वेपन पे बने शेर की गड़गड़ाहट को सुन पाते। और अब उस रोर का मतलब ये होता कि सरों पे कयामत टूटने को जा रही है। उसकी वेपन से ब्लू ओरा फ्लेम का लॉइन बना निकल के तुरंत से जैक द रिपर पे वार करना शुरू कर डालता। वो ब्लू लॉइन को ज्यादा देर ना लगती, वो जैक द रिपर को उड़ा के फौरन से बिल्डिंग में धंसा देता। इसके कारण जैक द रिपर के मुंह से खून निकलने लगता और ये मूव काफी होता जैक द रिपर की जान लेने के लिए। ये देख के सारे गॉड्स काफी ज्यादा खुश होते। अब गॉल भी कहने लगती, हरकुलिस तो वाकई में गजब किस्म का है। बुनिल्डा भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगती, जरूर गॉल, लेकिन अच्छा तो अभी आने को है। ये कहने की देर थी। जैक द रिपर का मरना वो सिर्फ लोगों की सोच थी। जैक द रिपर खड़ा होकर कहने लगता, अरे वाह गजब किस्म का वार था वो। ये कहते हुए वो अपने टूटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से सीधा करता। इन सब के बाद जैक द रिपर एक मशहूर लाइन दोहराता, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन। क्या तुम्हें इस मशहूर तरीन लाइन का मतलब पता है? फिर कहानी उसी मशहूर शख्सियत पे जाती। उसके साथ बैठा एक और अनजान शख्स भी होता। वो कहने लगता, इस लाइन को मैंने लिखा है। दिखने से तो लगता है जैक द रिपर मेरा फैन था। इस शख्स का नाम शेक्सपियर होता। और अब देखते ही देखते जैक द रिपर एक बहुत बड़ी नाइफ को क्रिएट करता और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में गॉड्स के बच्चे कहने लगते हैं, ओए भाई जरा हरकुलिस की बॉडी को तो देखो। और फिर हमें दिखाया जाता कि हरकुलिस के टैटू अब और भी मजीद उसके पूरे जिस्म पे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोकी भी एरस से इन्हीं टैटूज के बारे में पूछने लगता। एरस इसके जवाब में कहता, ये कीमत हरकुलिस को चुकानी पड़ती है। हरकुलिस के गॉड बनने से पहले हरकुलिस ने 12 लेबर्स को कंप्लीट करके 12 डिवाइन आर्ट्स को मास्टर कर लिया था। गजब किस्म की पावर्स के पीछे उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जहाँ जहाँ पे भी उसके ये टैटूज फैलते चले जाते हैं, इसका दर्द किसी भी गॉड के सहने से बाहर है। पर यहाँ पे बात चली है हरकुलिस की। हरकुलिस इस वक्त इतना ज्यादा शांत खड़ा होता कि जैसे कि उससे कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा। और हालांकि इस दर्द के मारे अगर इसकी जगह कोई और गॉड होता, वो इस वक्त तक शायद अपने दर्द से ही मर गया होता। और इसलिए तो इससे कहा जाता है ये एक ऐसा गॉड है जो कि किसी भी हालत में कोई भी उस पर बाड़ी नहीं पड़ सकता। कि अब दोबारा से पूछने लगता, तो क्या होगा अगर ये पूरे के पूरे टैटूज इसके जिस्म पे फैल जाए? तो एनस अब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता, वो वहीं पे मारा जाएगा और उसके साथ उसकी रूह भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और यही तो डिवाइन लेबर्स की शर्त है जो कि तुम्हारी जिंदगी है। और इन्हें कहा जाता है 12 कैलेमिटीज एंड सिंस हरकुलिस एक्सोडस। तो लोकी कहने लगता, ओह अच्छा तुम ग्रीक गॉड्स अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, इसके बदले में एक ना एक दिन तुम लोग अपनी जान खुद ही दे दोगे। तो एरस थोड़ा सा सीरियस होके कहने लगता, ओए भौंकना बंद कर।
जिस शख्स पे तुम अपनी नजरें ठिका के बैठे हुए हो उसका नाम हरकुलिस है और मुझे उसकी पावर और उसकी बर्दाश्त पे पूरा पूरा भरोसा है। हरकुलिस की पावर सिर्फ उसकी फिजिकल पावर नहीं बल्कि उसकी विल है, उसकी बर्दाश्त की ताकत है। इस वजह से ही तो वो चैंपियन है गॉड्स के बीच में और एक योद्धा। इसी बीच में हमें हरकुलिस की बैक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे कुछ अनजान छोटे बदमाश एक बच्चे से जबरदस्ती उसका कैफ छीन के ले जा रहे होते हैं ताकि वो उसे ले जाके सेल कर सके। वो बच्चा उनसे जिद लगा रहा था कि नहीं यार, यह मैं अपनी माँ के लिए एक आखिरी चारा है, इसे बेचने के बाद मैं अपनी बीमार माँ के लिए मेडिसिन लूंगा। और वो छोटे बदमाश उस बच्चे को मार के जबरदस्ती उसका कैफ ले जाने ही लगते हैं। इसी बीच में वहाँ पे आता है हरकुलिस और उस दौर में हरकुलिस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इनफैक्ट उस वक्त हरकुलिस का नाम एल्केडस होता। हालांकि वो बच्चा एल्केडस का वान भी करता है, भाई मत आए, यह लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबके बावजूद भी एल्केडस बोनस से उनके ऊपर टूट पड़ता। और इसी तरह हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे तो वो लोग उस बच्चे को तो पीट के गए ही होते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ एल्केडस को भी पीट के चले जाते हैं। अब वो अनजान लड़का कहने लगता, एल्केडस तुम इतने ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी क्यों मेरे लिए खड़े होते हो? तो एल्केडस इसके जवाब में कहने लगता, सारी सी बात है, वो लोग गलत राह पे थे और मैं सिर्फ राइचियस का साथ देता हूँ। और अब थोड़ी हिम्मत करके एल्केडस अपने साथ वाले बच्चे में भी थोड़ी हिम्मत पैदा करता और अब दोनों के दोनों दोबारा से उन्हीं बदमाशों का पीछा शुरू करते ताकि वो बच्चा अपना कैफ दोबारा से पा सके। तो यार, जो लड़का सबसे ज्यादा वीक माना जाता था उस दौरान वो एल्केडस होता। और उस दौरान भी जुनून और जज्बे में उस दौर में भी कोई भी उससे ज्यादा ऊपर नहीं था। वो शुरू से नेक राह के पीछे हमेशा से जाता था, चाहे वो जरूर फाइट क्यों ना हो, चाहे वो जरूर हंटिंग क्यों ना हो। एल्केडस अपने लिए नहीं बल्कि अपने टाउन के लोगों के लिए खड़ा होता। तो हाँ यार, हंटिंग के दौरान अब सारे लोग कैसे ना कैसे करके अब उस पिग का शिकार कर लेते हैं। उसी में लोग जब जियोस के स्टैचू के साथ बैठ के पिग के कारण अपनी पेट पूजा कर रहे होते हैं, उधर ही दूसरी ओर एल्केडस खाने के बजाय अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा होता। अभी वहां पे वही बच्चा उसके लिए खाना लाता, ये कहते हुए कि बिना खाने के तुम कोई ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे। और इस बच्चे का नाम कास्टर होता है और ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और अब थोड़ी देर में वहां पे वही दो गुंडे आते हैं और वो आके एल्केडस का काफी ज्यादा मजाक वगैरह उड़ाते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। और हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहते हो, उस टेम्पल में जियस के स्टैचू ने जो खून पकड़ के हाथ में रखा हुआ है, तुम जाके वो क्यों नहीं पी लेते? यार, अगर मैं उस ब्लड की कहानी बताऊं तो तुम लोगों को, एल्केडस के टाउन के मुताबिक, लेजेंड्स के मुताबिक, जो भी इस ब्लड को पीता है वो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो एक तरह से खुद गॉड बन जाता है। और हाँ, उसकी एक कंडीशन है, एक ट्रू हीरो ही उससे पी सकता है, नायरा कह रहा उससे पीते पीते ही मारा जाएगा। यूं ही वो गुंडे मजाक उड़ाते उड़ाते जाने लगते और जाते जाते भी वो कुछ कह के जाते, कोशिश करके देख लो, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, वरना फिर टाटा बाय बाय। उनके चले जाने के बाद कास्टर कहने लगता, उनकी बकवास में ज्यादा ध्यान मत देना, वैसे भी उस ब्लड के बारे में सिर्फ कहानियां ही है। और एल्केडस उस दौरान सिर्फ एक ही डिजायर लगता होता और वो स्ट्रॉन्ग होना। और इसके लिए अगर उससे कोई दो चॉइसेस दी जाती होती तो वो हमेशा से सिर्फ मुश्किल चॉइस को ही चुनता होता कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। बाय लोगो, फिर एल्केडियस इस लम्बे को, इस मंजिल को पाने के लिए कड़ी मैंने शुरू कर डालता। और कुछ समय के बाद एल्केडियस अपने टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाता। उसी दौर में भी हमें गॉड्स की सरजमीन में दिखाया जाता जहाँ पे इन्हीं ह्यूमंस के खिलाफ फैसला चला था कि उन्हें खत्म किया जाए या नहीं। फोर्स को अपने सामने रखते हुए जियस कहने लगता, देखने से तो लगता है हमें इंसानियत को थोड़ा और समय देना पड़ेगा। पर वहीं पे बिग बूबी वाली गॉडेस कहने लगती, ठीक है जो भी, लेकिन ये थीबस के टाउन के लोग, इनका तो कोई कुछ करे। थीबस टाउन वही टाउन है जहाँ पे एल्केडस रहता है, मतलब के हरकुलिस। गॉडेस के मुताबिक थीबस का टाउन सबसे घटिया टाउन है। वहाँ पे लोग एक दूसरे को बुली वगैरह बहुत करते हैं। ये सुन के गॉड्स डिसाइड करते हैं, तो ठीक है फिर, जैसे कि हमने टावर ऑफ बेबल को तोड़ा था, इसी तरह थीबस टाउन का भी खात्मा कर डालेंगे। तो सारे गॉड्स में से एरस खड़ा होके कहने लगता, थेबस मेरी टेरिटोरी है, तो उनका खात्मा भी मैं ही करूंगा, मैं द गॉड ऑफ वॉर। और इसी तरह देखते देखते वो वक्त आ गया था जिस वक्त थेबस के लोग अपनी मौत को गले लगाए। थेबस के लोग काफी ज्यादा डरे होते और उसी टेम्पल में वो जियस से मदद मांग रहे होते, गॉड से माफी मांग रहे होते अपने गुनाह की। और एरस अपनी आर्मी के साथ उन पे सीधा टूटा पड़ता।
और ह्यूमंस के बीच में उनका मुकाबला करने की कोई ज़हमत तक ना करता। और फिर तभी एरस अपने सामने एल्केडस को पाता। एल्केडस जैसे ही उस पे वार करने के लिए आगे बढ़ता, एरस उसे सब अपनी एक लाश से उड़ा के फेंकता। औलाद खतरनाक होती, शायद से कोई आम इंसान मर भी सकता था, लेकिन एल्केडस थेबस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था उस दौरान। एल्केडस गॉड्स के सामने दोबारा से अपने कदम जमाने लगता। एल्केडस उसे कहने लगता, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। की हिम्मत, उसका जज्बा देख के एरस कहने लगता, एक मामूली इंसान होने के बावजूद काफी जज्बे वाला है। तो ये कहते कहते एरस अपनी तलवार उसकी तरफ ताड़ते हुए कहने लगता, मुझे तुम पसंद आए, चलो अब अपने घुटने ठेको, शायद से इसी बहाने हम सिर्फ तुम्हें माफ कर दे। हालांकि एल्केडस को पता था उसने कोई गुनाह नहीं किया कि उसे किसी गॉड के आगे अपने कदम झुकाने पड़े। और सबसे बढ़ के एल्केडस अपने ने नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ता है। बाकी ह्यूमंस की नजर है एल्केडस और उस गॉड पे टिकी हुई होती है। तो एल्केडस अब अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता, इंसानियत या इंसान एक कमजोर क्रीचर है और इसी कमजोरी से गुर्बत और अमीरी की भी बात की जा सकती है। जो गरीब होते हैं वो मजबूरन ईवल का रास्ता अपनाते हैं। हमारी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलात से बढ़ी और शक बढ़ी है, पर इस सब के बावजूद भी हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि हम ह्यूमंस हर एक कमजोर क्रीचर के दिल में उस नेक राह का जज्बा जरूर होता है। जरूर वो छोटा होता है लेकिन होता जरूर है। कमजोर क्रीचर्स तुम लोगों से दवाएं इस वक्त मांग रहे हैं, पर तुम लोग इन्हें इग्नोर करके हमारा ही खात्मा कर रहे हो। तो बताओ मुझे आखिर इसमें क्या अच्छाइयत है? अगर फिर भी तुम अपने कदम पीछे नहीं हटाते तो फिर मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता हूँ, तुम जैसे खुदाओं की नाफरमानी करने के लिए। एल्केडस ये जैसे जैसे कह रहा होता, उसी बीच में एल्केडस उससे जियस का खून दिखाने लगता, जो कि एल्केडस ने उस जियस के स्टैचू से उठा लिया होता। जो देख के एरस उन गुंडों की और कास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते एल्केडस बिना सोचे समझे उस खून को पीने लगता, ब्लड ऑफ जियस। पर उसे पीने के बाद एल्केडस का जिस्म उसकी पावर की वजह से ही गल सड़ जाता और वो वहीं पे मारा जाता। अब एरस भी ये देख के कहने लगता, क्या ही पागल था वो। और ये कहते कहते वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता, इसी बीच में हमें मालूम पड़ता एल्केडस का यूं मर जाना वो सब लोगों ने सोचा था। एल्केडस उसकी तरफ अपनी वेपन ताड़ते हुए फिर से रोकने की कोशिश करता और अब शुरू होता है एक गजब किस्म का बैटल, गॉड वर्सेस ह्यूमन। उसे जिंदा देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसकी पावर को एरस महसूस कर पाता और एरस समझ जाता कि उसकी पावर इस वक्त किसी गॉड से कम नहीं है। अलबत्ता एरस के चमचों को एल्केडस का यूं बड़बड़ करना उन्हें पसंद ना आता। वो जैसे ही एल्केडस के खिलाफ में जाने की कोशिश भी करते, एल्केडस उन सबको बड़ी आसानी से धूल का मजा चखा देता। और अब शुरू होता है ब्रेक डाउन गॉड वर्सेस ह्यूमन का। अब कहानी हमें थोड़े समय के बाद की दिखाई जाती, जहाँ पे एरस और एल्केडस एक दूसरे के साथ पंचिंग एक्सचेंज कर रहे होते और ऐसा करते करते दोनों के दोनों अपनी लिमिट पे होते। हमें दिखाया जाता, पर इस सब के बावजूद भी एल्केडस एरस पे बारी पड़ता चला जा रहा होता। मैच का विनर दिखने से ही लग रहा होता वो जरूर एल्केडस होगा, पर यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना था कि किसी एक को मरना होगा बैटल को खत्म करने के लिए। दोनों के दोनों अपना फाइनल ब्लो मारने को ही जा रहे होते एक दूसरे को, ताकि वो जान को निचोड़ सके। इसी समय उनके बीच में जियोस आ टपकता और वो दोनों की फाइट को बड़ी आसानी से रोक लेता। से रांगी से जियस को देख के उसका नाम लेता और तब जाके एल्केडस को मालूम पड़ता कि जिसका उसने खून पिया है वो उसके सामने खड़ा है, लॉर्ड जियस। अब इन दी एंड ऑफ द डे वो लोग इस कंक्लूजन पे उतरते हैं। जियस फैसला लेता कि एल्केडस आज के बाद तुम भी हमारे साथ चलोगे और तुम एक खुदा खिलाने को जा रहे हो, क्योंकि एल्केडस इस वक्त जितनी तुम्हारी पावर है तुम मेरे लिए बाद में जरूर मुश्किलात ही क्रिएट करोगे। एल्केडस भी मान जाता, पर एक ही शर्त पे, इस टाउन के पीपल को जिंदा छोड़ दिया जाए। इस पर अब जियस मान भी जाता और दोनों के बीच में डील होती। तो हाँ यार, अब कास्टर भी ये देख के काफी खुश होता। डिसीजन ये क्या होता कि वो 4000 साल तक कोई ह्यूमन के खिलाफ फैसला नहीं लेंगे। इन सब के बाद हमें दिखा गया होता एल्केडस अब जियस का मुंह बोला बेटा बन गया होता। उसकी वाइफ के बाद हेरा उसे नाम दिया गया था और वो गॉड्स के बीच में जाना गया एक चैंपियन वॉरियर के नाम पे हरकुलिस। इसी तरह कहानी अब हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है और ये सारी की सारी कहानी एरस लोकी को सुना रहा होता। लोकी के साथ आसपास के लोगों को भी एरस कहने लगता, वो बहुत पुरानी बात है, अब वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पे कोने में खड़ा हरमिस भी कहने लगता, अब तो वो तुम्हें एक फटके में सुला डालेगा जितना वो स्ट्रॉन्ग अभी बन चुका है। खैर यार, एरस मजीद बोलता, मुझे इस बात का काफी फख्र है कि मैंने उसे कदम से कदम मिला के लड़ाई की। हरकुलिस मेरा सच्चा दोस्त है।
कहानी हरकुलिस और जैक द रिपर की क्लैशेस पे जाती, जहाँ पे जैक द रिपर अपने स्केचेस से बनाई गई हुई तलवारों को एक घूमती हुई गंभीरी की शक्ल में इस्तेमाल कर रहा होता। इसके साथ साथ वो लगातार हरकुलिस में नाइफ से वार भी करता चला जा रहा होता। हरकुलिस एज यूजुअल ब्लॉक करता चला जा रहा होता। वो गंभीरी बीच में कबाब की हड्डी बन के बार बार हरकुलिस के रास्ते में आती चली जा रही होती, जिस वजह से उसके लगातार वार को डॉज करते करते भी हरकुलिस सबसे पहले उसकी गंभीरी को तोड़ता। हरकुलिस बाकी प्लेयर्स को इग्नोर करते हुए यहाँ तक डैमेज भी लेते हुए फौरन से जैक द रिपर की तरफ बढ़ते हुए उस पे जैसे ही वार करता, इसी बीच में हमें दिखाया जाता जैसे कि जैक द रिपर हवा में ही जंपे मार के ऊपर चलता चला जा रहा है। इसी बीच में हमें मालूम पड़ता वो सिर्फ आंखों का धोखा है। बेसिकली जैक द रिपर अपने स्ट्रिंग के कारण हवा में खड़ा हुआ है। पता हमें यहाँ पे जैक द रिपर का एक गजब किस्म का मूव दिखाया जाता। जैक द रिपर अपनी इन स्ट्रिंग के कारण अपनी नाइफ की तो स्पीड तेज कर रही होता, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उनकी डायरेक्शन को भी बदल पा रहा होता, जिस वजह से घेरा हुआ हरकुलिस काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता। कोल हरकुलिस के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगती। वहीं पे हमें दिखाया जाता थीनस टाउन के भी लोग हरकुलिस को चेयर करने आए होते, जबकि वो सारे के सारे ह्यूमंस है। खैर यार, कहानी दोबारा से हरकुलिस पे जाती, जो कि उसके शेयर की वेपन का मुंह इस वक्त ईगल की वेपन में बदल जाती। इसके विंड के प्रेशर से वो उसकी नाइफ को उड़ा के फेंकता। इसी समय वो नाइफ की दिशा अब पलट जाती जैक द रिपर की तरफ। जैक द रिपर जरूर कुछ नाइफ को तो ब्लॉक कर लेता, इनको जरूर जैक द रिपर को हिट कर जाती और इसी वजह से जैक द रिपर की वन आई ग्लासेस भी टूट जाती। तब यह हमें दिखाया जाता उसकी वन आई ग्लास का टूटना कुछ अच्छा साबित नहीं होने को जाएगा हरकुलिस के लिए। अब ये देख के जैक द रिपर कंप्लीटली वियर्डो की तरह एक्ट करते हुए कहने लगता, ओह जबरदस्त, कितना खूबसूरत है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, सबसे खूबसूरत कलर है। ओह माफी चाहता हूँ, थोड़ी बदतमीजी पे उतर गया और मुझे तो उस पल का इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हारा कलर उस दौरान कैसे कौन सा रंग लेगा जब मैं तुम्हारी मौत करने को जाऊंगा। ये कहते कहते उसे अपना पास्ट याद आने लगता। इस वजह से वही काफी अच्छा फेमिलियर टोन गाने लगता। लंदन ब्रिज आर फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत जैक द रिपर के पास से शुरू होती है, जहाँ पे 1980s के लंदन में भी काफी अच्छे अच्छे गिराने के लोग होते थे, के पास पैसा होता था, खाने की चीजें होती थी। और वहीं पे जैक द रिपर किसी रेस्टोरेंट की डस्टबिन से खाना वगैरह ढूंढ के निकालता होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी भूखी मदर के लिए। तो यार जबकि वो रेस्टोरेंट की डस्टबिन से खाना वगैरह ढूंढता होता, और फिर भी यार रेस्टोरेंट के मास्टर को इस पे भी काफी ज्यादा इतराज होता। जैक द रिपर के यहाँ पे आने पे वो उसे फजूल में मारता होता, उसे मारते हुए कहने लगता, चाहे जरूर ये डस्टबिन क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मेरे रेस्टोरेंट की डस्टबिन का यूज करोगे तो तुम्हें इसके लिए भी पैसे निकालने पड़ेंगे। जैक द रिपर इससे जैसे तैसे माफी मांग के कह रहा होता कि मैं यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आऊंगा, पर प्लीज यार एक बार जाने दो। यहीं पे हमें दिखाया जाता जैक द रिपर की आंखें तो अलग अलग रंग की होती, और वो अपनी एक आंख से लोगों के दिल में देख सकता होता कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहा है। और इस बार जैक द रिपर उस शेफ के दिल में काफी ज्यादा गुस्सा पाता। जैक द रिपर उसका पैर पकड़ के जूं जूं ही माफी मांग रहा होता, देख के शेफ के दिल का कलर अंदर से बदल जाता। ये कलर को देखने के बाद जैक द रिपर ये कह सकता होता कि उसके सामने वाले को उस पर बड़ापन महसूस हो रहा है। कोई किसी को अपने नीचे दबा दे, जब कोई किसी पे बाड़ी पड़ता है तो उसका ब्लू तरह का कलर हो जाता है। इसी तरह जैक द रिपर जो खाना उसने कलेक्ट किया होता, इसी को लेके वो यहाँ से किसक लेता, ये सोचते हुए कि वो अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा खाना ला रहा है। उसकी मदर बेसिकली एक तोइफ होती। इसी बीच में जैक द रिपर जैसे ही अपनी मदर के कमरे में एंटर करने को जा रहा होता, इससे पहले उसके कमरे में से एक कस्टमर को बाहर निकलते हुए देखता। तभी जैक द रिपर जो ही रूम में एंटर करता, वो अपनी मदर को जमीन पे पाता और कुछ चेहरे पे निशानात भी। जैक द रिपर अपनी मदर की ये हालत देख के कहने लगता, मदर आप ठीक तो है ना। ये मदर कहने लगती, फिक्र मत करो बेटे, मैं ठीक हूँ। और उसकी मदर नोटिस करती नाके में बल्कि मेरा बेटा ज्यादा जख्मी है, और ये हाल उसका उसी शेफ ने किया होता। उसकी मदर काफी फिक्रमंदी से उसकी फौरन से मरहम पट्टी करती। जैक द रिपर अब जिन हालात में भी रह रहा है उससे इस पर भी फखर है कि उसकी मदर उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। फिर उसकी मदर कहने लगती, अभी जो कस्टमर मुझे पैसे दे के गया है, इससे हम तुम्हारी मेडिसिन खरीद लेंगे। उसकी मदर इसके साथ ही साथ उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगती, तुम ही बस मेरी एक ही उम्मीद हो। और अब जैक द रिपर जैसे अपनी मदर का कलर देखने लगता,
अपनी मदर के दिल में एक बहुत ज्यादा प्यार का कलर पाता और ये कलर स्ट्रॉन्ग होने की भी निशानी है। मैं आज तक ये कलर इतना ज्यादा चमकता हुआ ना देखा होता जितना कि अपनी अम्मी में देखता। और जैक द रिपर अपनी मदर के इमोशंस को ही सबसे ज्यादा देखना पसंद करता होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता जैक द रिपर एक किताब पढ़ा होता। इसी बीच में वहाँ पे दूसरी ताइफ आके कहने लगती, अरे वाह फिर से पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, पर इस सब का क्या ही फायदा, इसे दुनिया दुत्कार देती है, उसके पढ़ाई करने से कुछ नहीं हो जाता। वो ताइफ जैक द रिपर के साथ बैठते हुए कहने लगती, तुम्हारी इस जगह पे पैदा होना ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी तुम्हारे लिए, और ऊपर से मुझे समझ में नहीं आता आखिर उसने तुम्हें ही क्यों पैदा किया। हमें यहाँ पे बताया जाता है जैक द रिपर की मदर अपने क्लाइंट्स के कारण 5 बार प्रेग्नेंट हुई थी और मेडिसिन से उसकी मदर ने अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर डाला था। पर इसके बाद वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई थी। अलबत्ता इस बार उसने अपनी प्रेगनेंसी को खत्म ना किया बल्कि इसके बजाय एक जैक द रिपर को पैदाइश दी। जैक द रिपर के साथ जो ताइफ बैठी होती है उससे जैक द रिपर पे काफी ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन जैक द रिपर उस ताइफ का नाम लेते हुए कहने लगता, ओए एन, शायद से लोगों की नजरों में मैं सबसे ज्यादा बेकार दुत्काया हुआ बच्चा हूँ, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। एक रोज इसी तरह जैक द रिपर अपनी मदर के लिए खाना लेके वापस आ रहा होता। जब वो अपनी मदर के रूम में एंटर करता उसकी मदर जोर जोर से रो रही होती। पास में ही मौजूद जैक द रिपर ऐसे पूछने लगता, क्या हुआ मेरी मदर को। उसे बताने लगती, दरअसल बहुत पहले जिस शख्स से तुम्हारी मदर प्यार करती थी अभी अभी तुम्हारी मदर को मालूम पड़ा है कि उसने शादी भी कर लिया है। अब वो एक मशहूर तरीन ड्रामा राइटर है। जैक द रिपर की मदर जिस शख्स को पसंद करती होती है उस शख्स ने जैक द रिपर की मदर से प्रॉमिस किया था कि वो जरूर वापस लौट के आएगा, लेकिन तब तक जब तक वो एज अ ड्रामा राइटर सक्सेस ना पाले। के चलते ही एन यहाँ से जाते हुए कहने लगती, बेवकूफ थी कि अभी तक 13 साल के वह पुराने वादे पे यकीन रख रही थी। इसी तरह दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता अभी तक उसकी मदर रोती चली जा रही होती और जब जैक द रिपर उससे पानी देते हुए उससे बात करने की कोशिश करने लगता तभी उसकी मदर उस पे भड़कते हुए कहने लगती, खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मदर इस वक्त पूरे पागलों की तरह बर्ताव कर रही होती। वो गुस्से से साफ साफ अल्फाजों में जैक द रिपर से कहने लगती, काश कि मैंने तुम्हें पैदाइश ना दी होती, अगर मैं उससे पा नहीं सकती मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। काश के तुम्हारे पैदा होते ही मैंने तुम्हारी जान ले ली होती। जैक द रिपर का अपनी मदर के लिए प्यार उसका फख्र होता था, उसका गरूर होता था, और अब उसके टूट जाने की वजह से जैक द रिपर की आंखों में आंसू बढ़ाते। उसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूट गया। जैक द रिपर अपनी मदर के जिस इमोशंस को देख के खुश होता था वो जज्बा वो फीलिंग उसके लिए नहीं होती थी बल्कि उसके लवर के लिए होती थी। उसकी मदर की तोड़फोड़ की वजह से जैक द रिपर जख्मी भी हो गया होता। जैक द रिपर का पैदा होना शुरू से ही उसकी मदर के लिए एक औजार था जिसके कारण वो अपने लवर से कनेक्ट हो पाती थी। जिन सब के बाद अब जो जैक द रिपर अपनी मदर के अंदर वो कलर सा देख रहा है, कलर रेज का है, गुस्से का है और नफरत का है, जो कि इस कलर से जैक द रिपर अच्छे से वाकिफ है कि ये कलर उससे हर किसी में दिखता है अपने खिलाफ। ये सब कुछ देखने के बाद जैक द रिपर भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। जैक द रिपर अपनी मदर की अपने हाथों से जान लेते हुए कहने लगता, फिक्र मत कीजिएगा मदर, मैं आपको नफरत के कलर से छुटकारा हासिल करवा दूंगा। उस दौरान जैक द रिपर अपनी मदर में एक अजीब सा रंग नोटिस करता। जैक द रिपर ने पहली बार इस कलर को देखा होता। यही कलर जैक द रिपर को काफी ज्यादा पसंद आता क्योंकि ये कलर डर का कलर होता भाई लोगों। इन सब में जैक द रिपर की मदर अपने आप को छुड़वा के जैक द रिपर के खिलाफ जाने की कोशिश भी करने लगते कि उससे पहले ही जैक द रिपर उसकी जान ले लेता, और अब वो अपनी मदर का लाल से खून के साथ उसके डर को देख पाता, और ये चीज जैक द रिपर के दिल को छू जाती। इसके चलते जैक द रिपर यहाँ तक अपने फादर को भी ढूंढ निकाल के उसकी भी जान न चौ लेता। तो हाँ यार, लंदन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ना कि सिर्फ लंदन में एक बहुत बड़ी खुशहाली लाई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक वो काली परछाई भी ले आई जो कि शायद से एक कयामत की तरह लंदन के सिटीजन्स पे टूट पड़े। इसी तरह वो किलिंग करता गया और यहाँ तक ये उसकी आदत भी बन गई थी। इसने ये सब कुछ एक बहुत छोटी एज में ही शुरू कर डाला था, और एक फेमिलियर टोन जो कि लंदन के शायद से हर एक बंदे को मालूम हुआ, ये भी जैक द रिपर की फेवरेट हुआ करती थी। London Bridge are falling down, my fair lady। फिर लोग उससे बुलाने लगे जैक द रिपर, और ये थी कहानी जैक द रिपर की। इसी के साथ जैक द रिपर का पास्ट यहाँ पे खत्म होता है। जैक द रिपर अब अपने सामने हरकुलिस से ज़हमत होके कहने लगता, जब तक हम जिंदा होते हैं हमारे दिलों में मुख्तलिफ जज्बात दौड़े होते हैं, अगर जब हम पे मौत ताड़ी हो जाती है हमारे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग होती है और वो होता है डर। और अगर मैं सच कहूँ तो
वह वाकई में एक खूबसूरत साइट होती है। तो हरकुलिस ये सुन के एक छोटी सी मुस्कुराहट से अपनी बात को शुरू करता। मैं तुम्हारी खुशी को यूं मायूसी में तो नहीं बदलना चाहता। अगर जब मैं मरूंगा डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं होगा। इसके बाद हरकुलिस और जैक द रिपर के बीच में एक गजब किस्म का शोडाउन शुरू होता। जैक द रिपर दोबारा से हरकुलिस के खिलाफ थ्रोइंग नाइफ का यूज कर रहा होता। ये देख के हैंडलर कहने लगता, जैक द रिपर दोबारा से अपनी नाइफ के कारण अपने और उसके बीच में फासले को बढ़ा रहा है। लेकिन हरकुलिस के लिए यह मामूली सी बात है यार। जैसे कि हैंडलर ने कहा होता, हरकुलिस ने अपने बीच में फासला खत्म कर डाला होता। जैक द रिपर टावर बेल की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा होता। टावर क्लॉक की बेल भी अब इसी बीच में बजने लगती। यहाँ पे हरकुलिस उसे सुनने के बाद जैक द रिपर से कहने लगता, ये तुम्हारी मौत की घंटी है। जैक द रिपर हुक के कारण उसी क्लॉक के ऊंचाइयों पे बढ़ने लगता। हालांकि हरकुलिस के एक ही वार से क्लॉक टावर जमीन के बल गिरने लगती है। वहाँ पे जैक द रिपर ने क्लॉक टावर की क्लॉक को थाम रखा होता। हरकुलिस की वेपन अब क्रेटन बुल में तब्दील हो जाती। जैक द रिपर यहाँ पे अपनी लिमिट पे होता और दिखने से ही लग रहा होता ये मैच जीतने को जा रहा है हरकुलिस। वो भी हरकुलिस अपने इस फाइनल वार के कारण। इसी लम्हे में जैक द रिपर टावर में से क्लॉक को तोड़ के फौरन से फीएसबी की तरह हरकुलिस की तरफ फेंकने लगता। इस पर अपनी नजरें ठहराने के बाद हैंडलर यहाँ पे कहने लगता, तो यार जैक द रिपर यहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका है, वो डर के मारे हरकुलिस की तरफ वो चीज फेंक रहा है जो कि हरकुलिस को डैमेज तक नहीं कर सकती। हरकुलिस भी इस पे कहने लगता, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, वोल्कैरी वेपन्स के अलावा मुझ पे कोई चीज काम नहीं करती यार। फिर तभी कुछ चमत्कार हो जाता। देखने वाले दिलों को जोर का झटका। देखते ही देखते नजर चपकते ही यार क्लॉक गुजरते गुजरते हरकुलिस के हाथ को ही काट के चली जाती। देख के सारे गॉड्स के सरों पे जैसे के छत टूटायो। कभी अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था कि यार वो भी एक हरकुलिस जैसे बंदे के खिलाफ। गॉड्स और या ह्यूमन सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सबको पता है एक हाथ कटने पे कितना ज्यादा शदीद दर्द होता है। अगर यार हरकुलिस तो हरकुलिस है यार। जैसे तो हरकुलिस कहता है, चाहे मरते दम तक मुझे जरा भी डर नहीं लगता। दर्द के बावजूद भी हरकुलिस बिल्कुल शांत खड़ा होता है और अब कहने लगता, अब समझा मैं हमारी असली वेपन ना कि वो सीजर है, ना कि वो ब्लेड्स है, ना ही वो स्केचल का बैग। गॉड्स में बैठा पीछे से लॉकी भी कहने लगता, ओह अब समझा। इतनी देर से इसने हम जैसे गॉड्स को भी पागल बना रखा है। जैक ने जब कहा कि उसकी वल्कैरी एक स्केचल बैग है, वो भी दरअसल एक झूठ था। इसकी असली वेपन बल्कि इसके हाथ पे पहने हुए ग्लव्स है कि ग्लव्स जिस चीज को भी छूते हैं वही इसकी डिवाइन वेपन बन जाती है। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो बार बार हरकुलिस को क्रिटिकल डैमेज कर सके। अब ये सब कुछ सुन के एनस की आंखें खुली की खुली रह जाती। एनस को हरकुलिस पे अफसोस होने लगता कि लोकी बुनिंडा की तरफ देखते हुए दिल दिल में कहने लगता, तो ये बंदी काफी अच्छे से अपने पार्टनर्स को चुनती है कि ये सब कुछ इसी का प्लान था। पे बोल बुनिंडा पे चिल्लाते हुए कहने लगती, तुम्हें इसके बारे में पता था, तुम्हें इसके बारे में पता था। इसके जवाब में अब बुनिल्डा भी कहने लगती, हाँ मुझे ये सब कुछ पता था। एक छोटा सा बुनिल्डा का फ्लैशबैक दिखाया जाता। यहाँ पे बुनिल्डा होलक नाम की वल्कैरी से कहने लगती, अगले मैच में जैक द रिपर की वल्कैरी बनोगी। तो होलक इस बार कहने लगती, मैं वो भी जैक द रिपर की वल्कैरी हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक खूंखार दरिंदा है। जब हम किसी इंसान की वल्कैरी बन जाती है हमारा स्पिरिट उसके साथ लिंक हो जाता है और मैं ये नहीं चाहती। दोनों के दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि अचानक से इस कमरे में एक अजीब किस्म की डार्कनेस ही फैल जाती। अपने पीछे जैक द रिपर को पाती। देख के होलक उसके अंदर वो कमीनापन को महसूस कर पाती। वो काली ताकत, वो काली सी परछाई उड़ाते सारे जैक द रिपर उसके गले से पकड़ के उसकी वहीं पे जान नोचने को जा रहा होता। वहाँ पे जैक द रिपर उससे वार्न भी करता है, उससे बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ लिंक हो जाओ। ये सब कुछ बुनिल्डा अपनी आंखों से देख रही होती है और वो चाहती तो वो रोक भी लेती, मगर यहाँ पे बुनिल्डा जैक द रिपर से भी बदतर होती। अब होलक भी डर के मारे फौरन से उसकी वल्कैरी बन जाती। ये सारी की सारी कहानी बुनिल्डा कोल को सुना रही होती है। सारी की सारी बातें कोल को काफी अंदर से चुभने लगती। तो बुनिल्डा उससे कहने लगती है उसकी पावर की हमें जरूरत थी ये बैटल जीतने के लिए। जैक द रिपर के बारे में दोबारा से दिखाया जाता। वो एक छोटे से पत्थर को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिंग वेपन में बदल डालता और ये तो सिर्फ जैक द रिपर का एक नमूना होता। वो उसे कह देता, मैं जिस चीज को भी छूता हूँ वो मेरी वेपन बन जाती है, चाहे वो जितना मर्जी कमजोर हो। जैसी छोटी कंकड़ियों से भी मैं तुम्हारी जान को नोच सकता हूँ।
जैक द रिपर कहने लगता, जितने समझदार तुम हो हरकुलिस, मेरे ख्याल में अब मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। और उसकी ये कहने की देर होती, सभी लोग फिर से एक बार चौंक जाते। पेरिस भी डर के मारे कहने लगता, मत बताओ मुझे, का मतलब ये पूरा का पूरा लंदन उसकी वेपन है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हम एक बार फिर से जैक द रिपर का पास दिखाया जाता, और उसी ताइफ वाली जगह पे जहाँ पे जैक द रिपर ने अपनी हाथों से अपनी माँ की जान ली थी, उधर ही वही ताइफ एन जिसको जैक द रिपर पे पहले से ही काफी ज्यादा अफसोस होता था, और इस बार उससे जैक द रिपर पे कई गुना ज्यादा दुख होता। और वो अपने दिल में कह रही होती, तो अब उससे मालूम पड़ गया जो बात मैं उसे समझाना चाह रही थी, कि उस बेचारे का यहाँ पे पैदा होना इस जगह में उसका सबसे बड़ा दुख था। इस प्यार पे वो फख्र करता था और उससे अपना समझता था। वो प्यार उसके लिए था ही नहीं, उसे कभी भी किसी ने दिल से नहीं चाहा। फिर एन भी इस रूम को छोड़ते हुए जाने लगती, और जाते जाते वो पीछे मुड़ के कहने लगती, पर एक बार मैं दिल से जरूर चाहूंगी कि एटलीस्ट खुदा तो उससे प्यार करे। इसके साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। यहीं पे हमें दिखाया जाता सभी ह्यूमंस और गॉड्स के चेहरे जो कि हैरानगी और परेशानी से बड़े पड़े होते हैं। ह्यूमंस ये देख के तो हैरान होते हैं कि यार ये जैक द रिपर ना कमीना शख्स है कि यहाँ तक वो गॉड्स पे भी बाड़ी पड़ा है। गॉड्स तो ये देख के हैरान होते हैं कि हरकुलिस जैसा माइटी वॉरियर यार कैसे डैमेज भी ले सकता है। सारे के सारे गॉड्स के चिल्ड्रन एक साथ उसे चेयर करते हुए रोते हुए कह रहे होते हैं, हरकुलिस आप हार मत मानिएगा। हालांकि ये सब कुछ देख के एरस द गॉड ऑफ वॉर ये देख के रोने लगता। रोते रोते वो अपने घुटनों पे बैठ जाता। इसी बीच में हमें दिखाया जाता एक मस्कुलर पंच सीधा उड़ते हुए आके एरस को लगता, जो कि एरस को उड़ा के सीधा दीवार में दसा देता। वो पंच किसी और ने नहीं बल्कि जियोस ने मारा होता। और अब यहाँ पे जियोस कहने लगता, अगर अभी तक हरकुलिस ने नहीं हार मानी तो तुम कैसे रोना धोना कर सकते हो। तो एरस आगे से फिर से अपना रोता हुआ मुंह लेके कहने लगता, पर उसका हाथ। यस फौरन से यहीं से आगे से कहने लगता, जरूर उसका हाथ कट चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हार भी चुका है। तो बोलो कि उसका नाम हरकुलिस है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद एरस भी अपने पैरों पे खड़ा होके अब काफी हिम्मत से अपने दिल ही दिल में कहने लगता, हाँ ये सही कह रहे हैं, हरकुलिस वो वाहिद शख्स है जो कि जियोस के खिलाफ खुद कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे, और हरकुलिस मेरा सबसे ज्यादा जबरदस्त दोस्त है। इसी बीच में हमें दिखाया जाता हरकुलिस अपने वेपन कैरियर के लेदर से अपने कटे हुए हाथ पे जोर से बांध के खून को रोक डालता। यहाँ तक हाथ कटने के बावजूद भी जैक द रिपर काफी ज्यादा काम होता। ये सब कुछ देख के जैक द रिपर उसकी दाद देते हुए उसके लिए तालियां बजा के कहने लगता, मुझे यकीन नहीं आ रहा ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी तुम्हारे कलर सबसे ज्यादा साफ है। यहाँ तक ये कलर्स मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त तुम काफी ज्यादा फख्र, प्यार और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। हाँ तक मैंने एक ही लम्हे में बाजी को पलट डाला, फिर भी यार तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है। और ये कलर जैक द रिपर के दिल को छू जाते। यहाँ तक वो उसकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी टोपी उतारता और अपना सर जरा सा नीचे करता। फिर वो मजीद कहता, अब भाई मैं समझ गया, इसमें कोई शक नहीं है। लोग तुम्हें ये क्यों कहते हैं कि तुम एक ऐसे गॉड हो जिसपे बाड़ी नहीं पड़ा जा सकता। तो यहाँ पे मतलब तुम्हारी विल पावर की है, तुम्हारी बर्दाश्त की बात हो रही है यहाँ पे। इतना कुछ देख के हरकुलिस भी कहने लगता, तो अच्छा तुम अपनी एक आंख से मेरे जज्बात को देख सकते हो, मेरे जज्बात के कलर्स को। तो इसके जवाब में जैक द रिपर काफी अदब से हाँ कहते हुए कहने लगता, जी सर, दरअसल बात यह है, यही तोहफा मुझे खुदा ने दिया था। और ये जो कलर मैं देखता हूँ ये एक कंप्लीटली आर्ट वर्क है जो कि कोई भी नहीं देख सकता और कोई बना भी नहीं सकता, चाहे वो जरूर कितनी बार भी बदनीयती में डूबे क्यों ना हो। मैं उन्हें भी चमकने का मौका देता हूँ, पर जो डर के रंग में जो कलर है, उस कलर में जो बसा है वो एक वाहिद खूबसूरती जो कि सारे कलर्स की खूबसूरती को पीछे छोड़ देती है। जैक द रिपर की एक एक बात के पीछे बहुत गहराई वाला मकसद छुपा होता, जो कि हरकुलिस जैसा समझदार पावरफुल बंदा समझ जाता। ये सब कुछ जान के वो भी काफी ज्यादा दुखी होता और वो अफसोस से कहने लगता, अब मैं समझा जैक, दरअसल तुम अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके हो। किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम नाउमीदी होके नाउमीदी में डूब चुके हो। तुमने नाउमीदी को अपने ऊपर भारी पड़ने दिया, इस वजह से आज तुम वो बन चुके हो जो आज तुम मेरे सामने बन के खड़े हो। ये हरकुलिस के मुंह से बात कहने की देर थी। जैक द रिपर भी हिल के रह जाता। जैक द रिपर इसके बाद हरकुलिस के दिल के जज्बात दोबारा से देखता, वो कंप्लीटली शॉक हो जाता। देखता हरकुलिस को ना कि उस पे जरा सा भी गुस्सा नहीं है, हरकुलिस को जैक द रिपर पे जरा भी शक नहीं है। जैक द रिपर कह रहा था, नहीं ये कलर मैंने कहीं पे देखा हुआ है, मैं गलत बोला,
ये कलर उससे भी काफी ज्यादा साफ है। अभी फिर यहाँ पे हरकुलिस बोलने लगता, मैं एक डेमी गॉड हूँ क्योंकि एक वक्त में तुम्हारी तरह मैं भी इंसान होता था, और अब जबकि मैं खुदा और इंसान दोनों की नजरों से देख सकता हूँ, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि इंसान जरूर पागल है। नफरत, जेलसी, ऐसी कई सारी फीलिंग्स वो अपने दिल में दसा के रखते हैं। अरे सबके बावजूद भी मुझे इंसानों से प्यार है। और उसकी ये बात सुन के उसके दोस्त मतलब के कास्टर के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी ये सारी की सारी बातों से ह्यूमंस और गॉड दोनों के दोनों खुश होते हैं। और अब उसकी ये बात सुन के उससे अपनी मदर की याद सताने लगती है, स्पेशली उसका कलर देख के। और इन कलर्स को अब दोबारा देखना जैक द रिपर के बचपन का ख्वाब बन चुका होता, जो कि आज पूरा हो गया। हरकुलिस यहाँ पे जैक द रिपर से मुखातिब होके कहने लगता, जैक द रिपर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेके तुम्हारे इस दुख का सफाया कर डालूंगा, बस देखते चले जाओ जैक द रिपर। ये कहते हुए हरकुलिस अपनी वेपन को घूमते हुए हवा में फेंकता और वो घूमते घूमते एक पोर्टल खोल डालती। ये देख के एरस के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो इस मूव से अच्छे से वाकिफ होता। उसमें से तो कुछ मॉन्स्टर्स निकल के शुरू में तो हरकुलिस को डिवावर करने लगते और फिर बाद में 12 लेबर के नाम पे उतरते हुए हरकुलिस के जिस्म का हिस्सा बन जाते, जो कि खरबेरस, हाउंड ऑफ हेड्स और मॉन्स्टर का हरकुलिस से फ्यूज हो जाना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब कुछ देख के सियस कहने लगता, ओ नहीं, अब तो घड़ी के साथ इसकी रेस है। ये वेपन एक ऐसी वेपन है, या फिर ये अपने दुश्मन को चबा लेगी, या फिर ये उल्टा हरकुलिस को ही निगल लेगी, पर इसके बदले में ये एक गजब किस्म की पावर देती है। इस समय जैक द रिपर भी कहने लगता, तो ये तुम्हारा फाइनल लेबर है। देखते देखते दोनों के बीच में दोबारा से गजब किस्म की फाइट शुरू होती। पुलिस उसकी तरफ बढ़ते हुए जैक द रिपर पे गंदा किस्म का वार करता, जिसे बड़ी करीबी से जैक द रिपर डॉज करता। जरूर जैक द रिपर ने डॉज कर लिया था, पर हरकुलिस की पावर पीछे बहुत ज्यादा तबाही मचा देती। हरकुलिस की तबाही मचाए हुए पत्थरों को ही द रिपर उन्हें अपनी वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा होता। इसी तरह भागते और रही होती, यहाँ तक हरकुलिस का एक बार जैक द रिपर को लगने ही वाला होता, पर हर बार की तरह जैक द रिपर वहीं पे एनी मौके पे किसक लेता। इसके बाद जैक द रिपर उसके बीच में फासला को बढ़ाने की कोशिश करता। हरकुलिस तुरंत से उसके सर पे मौजूद होता और जैसे तैसे वो उसके खिलाफ अपना वार करता। जैक द रिपर कटर के ढकने को डिवाइन वेपन में बदल डालता। वो हरकुलिस के 12 लेबर की पावर के आगे टिक ना पाती। इस तरह एक खतरनाक किस्म का पन सीधा हरकुलिस का जैक द रिपर के मुंह पे लगता, जो देख के एरिस कहने लगता, अगर ये कटर का ढकना बीच में ना आता तो जैक द रिपर का मुंह यहीं पे उड़ जाता। इसी बीच में जैक द रिपर अपनी ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करने लगता। अलबत्ता हरकुलिस अपनी गजब किस्म की स्पीड से जंप मार के उससे फौरन से अपना एक और गजब किस्म का वार करता। जैक द रिपर ऊंचाई से सीधा ग्रिल की शाखों पे उतरता, जिनमें से यहाँ तक जैक द रिपर के आड़ पार भी हो जाती। हालांकि उस शाखों को अपने जिस्म से बाहर निकालने के बाद जैक द रिपर को और भी काफी ज्यादा तकलीफ होती। देखते देखते जैक द रिपर अपनी क्लॉक को डिवाइन ट्रेशर में बदल डालता। बदलने के बाद ही उसी क्लॉक से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को काट डालता। इसकी वजह से अब वो बिल्डिंग सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगती। वहीं पे जैक द रिपर हरकुलिस के हाथ पे पैर रख के और उसकी पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग की नीचे गिरने वाली रेंज से बाहर निकल जाता। इन्हीं समय वो बिल्डिंग हरकुलिस के सर पे आके सीधा टूट पड़ती। अब ये देख के कमेंट्री करने वाला हैंडलर अब कहने लगता, यकीन नहीं आता, जैक द रिपर ने उसी बिल्डिंग को वेपन में बदल डाला था। इसके नीचे अभी अभी हरकुलिस आ चुका है, और अब ये मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है। इतनी बड़ी डिवाइन ट्रेजर के नीचे आने से यहाँ तक हरकुलिस भी शायद सरवाइव ना कर पाए। ऑडियंस पे बैठा मशहूर तरीन कॉनन डॉयल कहने लगता, मेरे ख्याल से ये जैक द रिपर का प्लान था। उसने हरकुलिस को अपने जहाजे में फंसा के अपने करीब बुलाया, फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिवाइन ट्रेजर में बदल के उसके सर पे फोड़ डाला। शेक्सपियर भी अब जैक द रिपर की दाद देने लगता कि वाकई में गजब किस्म का प्लान था यार। ये सब कुछ देख के कास्टर को अपने दोस्त एल्केडस मतलब के हरकुलिस की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती। उसका वही दोस्त है जिस वक्त हरकुलिस इंसान होता था और ये उसका बेस्ट फ्रेंड होता था। यूं ही कास्टर और हरकुलिस दोनों मिलकर चिल्लाने लगते, हरकुलिस अपने पैरों पे। ये चिल्लाने की देर थी बिल्डिंगों में दस्ता हरकुलिस, वो भी डिवाइन ट्रेजर बिल्डिंग में। वहां में से उसी के नीचे से सीधा हरकुलिस का फिस्ट ऊपर आता, जो देख के हैंडलर कहने लगता, हमारा हीरो लौट आया। इस पर एरस के आंखों में आंसू बढ़ाते और वो कहने लगता, यही चीज तो हरकुलिस को हरकुलिस बनाती है। हरकुलिस मरते दम तक लड़ता है। हरकुलिस हमारा फखर है, हरकुलिस हमारा गरूर है। हरकुलिस वॉरियर में बढ़ के एक है, गॉड्स में भी बढ़ के वो एक है। ये जैसे जैसे कह रहा होता
जियस को भी काफी ज्यादा रोना आ रहा था और अब गोल की जान में भी जान आती। जैक द रिपर अब दोबारा से हरकुलिस के कलर्स पे अपनी नजरें ठहराता। वो ये देख के कहने लगता, मेरे माँ के कलर्स तो सिर्फ नकली थे, अब जबकि मैंने अब तुम्हारे रंग पे अपनी नजर ठहराई है। सर हरकुलिस प्लीज कह दीजिएगा कि प्यार के कलर इसी तरह होते हैं। मैं जो देख रहा हूँ वो आपका मेरे लिए प्यार है। ज्यादा जज्बाती हो जाने के बाद जैक द रिपर अपने घुटनों पे बैठ जाता कि उससे कभी भी प्यार ना कि उसकी मदद ने किया ना कि दुनिया ने किया, बल्कि अब जो कर रहा भी है वो भी उसका अपोनेंट है। मतलब कि इनमें से कोई थोड़ी देर ही टिकेगा और किसी एक को जाना पड़ेगा। इसी तरह जैक द रिपर अपना खून अपने मुंह पे मरते हुए कहने लगता, और इन कलर्स को मैं बदल डालूंगा डर के कलर में। तो हरकुलिस मुस्कुराते हुए उससे चुनौती चैलेंज देते हुए कहने लगता, कोशिश करके देख लो भाई, मेरे कलर्स कभी भी नहीं बदलने वाले। जैक द रिपर जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता, बड़ी मुश्किलों से सिर्फ खड़ा ही होता। अब शुरू होता है दोनों के बीच में क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जहाँ पे हरकुलिस अपने एक ही बचे हुए हाथ से जैक द रिपर की बराबरी कर रहा होता। धीरे धीरे यहाँ तक उस पर बाड़ी भी पड़ने लगता। इन्हीं सब में दिखने से ही लग रहा था जैक द रिपर का काम यहाँ पे तमाम हो गया, बस उसका काफी ज्यादा खून बहता चला जा रहा था। हालांकि हरकुलिस के अपने टैटू ही उससे धीरे धीरे निगल रहे होते। एरस यहाँ पे चलाते हुए कह रहा था, हरकुलिस जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जो सुन के हरकुलिस यहाँ पे ऑफेंस में होता और जैक द रिपर डिफेंस में। देख के लोकी कहने लगता, जितना जैक द रिपर का खून बह रहा है जैक द रिपर के पास भी कम ही वक्त है। फिर आगे से लोकी दिली दिल में मजीद बोलता, तो तुम क्या प्लान कर रहे हो जैक द रिपर, पता है कुछ तो खास है। हमें दिखाया जाता जैक द रिपर उसके जैसे तैसे हमलों से बच रहा होता। परफेक्ट स्पॉट देख के हरकुलिस पे ग्रिल की शॉक पे कहीं से निकाल के वार करता। कैसे न कैसे करके बस हरकुलिस बड़ी करीबी से डॉज करता। उसके तुरंत बाद दोबारा से जैक द रिपर को उड़ा के फेंक डालता और बस जैक द रिपर अपनी हिम्मत हार चुका होता। ये सब कुछ देख के इंसान कहने लगते हैं, वैसे भी हमें क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो मर भी जाए, वो सिर्फ एक कातिल है। सभी लोगों में वही तौफ जो कि एन होती। जैक द रिपर पे हर वक्त काफी ज्यादा अफसोस होता था। सबसे कहने लगती, तो क्यों ना तुम अपना पिछवाड़ा उठा के खुद ही जाके लड़ने क्यों नहीं चले जाते। हालांकि स्क्रीन में बैठे पीछे उन्हें एक आवाज सुनाई देती जैक द रिपर की। वो अपनी आदमोया हालत में वही फेमिलियर टोन गा रहा होता, लंदन ब्रिज और फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। और वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।